सो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो चलेगा फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी या फिर इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ उपाधि लक्षणों की वंशागति यानी कि जीवों के उद्भव में, जीवों के विकास में एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था जिसे जिसे बोलते हैं उपाधि लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। यह सिद्धांत लैमार्क जी ने दिया था। तो इसी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग सबसे पहले बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी आशा है कि इस बार भी पूछा जाए। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया गया लेमार्क के उपाधि लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत का सोदाहरण सहित विवेचना कीजिए। विवेचना करना है इसमें। तो इसमें उत्तर के स्थान पर देखेंगे आदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के पश्चात से जैव विकास के फलस्वरूप से ही पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हेडिंग दिया गया उपाधि लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत या लैमार्कवाद। देखिए जैव विकास की सर्वप्रथम वैज्ञानिक परिकल्पना, ठीक है, वैज्ञानिक परिकल्पना फ्रांस के प्रसिद्ध जीवशास्त्री जिन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ठीक है, ने रखी थी। लैमार्क ने जैव विकास संबंधित विचार फिलासफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। देखिए एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पूछा जाएगा कि फिलासफी जूलॉजिक पुस्तक के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो वो कौन थे? लैमार्क थे। या फिर इस प्रकार से पूछा गया जा सकता है कि लैमार्क ने जीवन के उद्भव में उत्पत्ति में कौन सा बुक प्रतिपादित किया था, प्रकाशित किया था। तो कौन सा बुक था? फिलॉसफी जूलॉजिक था, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं लैमार्क को अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत अथवा उपाधि लक्षण की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत अथवा उपाधि लक्षणों की वंशागति का भी सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन से तथ्य इसके बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो पहला आपका आता है आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। तो जीवधारियों के अंगों एवं विशेष शरीर में वृद्धि की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके जो जीव होते, कोई भी जीव जंतु होते हैं, उनमें अंग जो होते हैं उनके, वो शरीर में वृद्धि की प्राकृतिक प्रवृत्ति होते हैं। वो प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि वो कब वृद्धि करेंगे कब नहीं वृद्धि करेंगे। हालांकि कुछ दवाइयाँ भी खाते हैं लोग कि मतलब अपने शरीर की वृद्धि के लिए, तो ऐसा वो कृत्रिम रूप से करते हैं। लेकिन इसमें जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसमें इस प्रकार से दिया था कि जीवधारियों के अंगों में शरीर में वृद्धि की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक पर निर्भर होती, प्राकृतिक पर प्रकृति के द्वारा ही उनकी मतलब वृद्धि होती है। दूसरा आपका था वातावरण का सीधा प्रभाव। जीवधारियों की संरचना तथा जैविक क्रियाओं पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके कोई भी जीवधारी होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए जिराफ भी समझ लीजिए कि जो संरचना होती है वो जैविक कारकों, ठीक है, जैविक क्रियाओं पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। कोई भी जैविक क्रिया होती है उसमें वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ जाता है। तीसरा आपका था अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। तो जीवधारी वातावरण से प्रभावित होकर अपने अंगों या अधिक या कम उपयोग करते हैं। यानी कि जो जीवधारी होते हैं अपने अंगों को, ठीक है, वातावरण से जब प्रभावित होते हैं तो अपने अंगों को या कम ही प्रयोग करेंगे या फिर अधिक उपयोग करेंगे। देखिए यदि जिराफ है, यदि वो क्या करेंगे, यदि मान लिया जाए कि एक पेड़ है, उसकी संरचना यानी उसकी उसकी जो पत्तियां है वो ऊपर है और ये इतना ही पहुंच पा रहे हैं, तो ये और ऊपर पहुंचने की कोशिश करेंगे लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें और इसमें में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही उनकी कद उतना इतना ही पहुंच सकता है, ना कि उनकी पत्तियों तक पहुंच सकता है। तो क्या करेंगे वो और वृद्धि करेंगे ना, और मतलब अपने गर्दन जो रहेगा और अधिक लंबाई में आगे करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है, अधिक उपयोग के फलस्वरूप अंगों का विकास होता है। यदि वो अधिक उपयोग करेंगे तो इसमें जो संतानें उनकी प्राप्त होगी तो उनकी जो गर्दनें होगी वो थोड़ी और लंबे रूप में हो सकती है, ऐसा उनका कहना था। इसके फलस्वरूप अंग अवशेषी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा आपका था उपाधि लक्षणों की वंशागति। तो इसमें देखिए वातावरणीय भिन्नताएं उत्पन्न होती है। लैमार्क ने उन्हें उपाधि लक्षण कहा। तो इसके बाद देखिए लैमार्क के अनुसार उपाधि लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लैमार्क ने कहा था उपाधि लक्षण, यदि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि यदि कोई जिराफ है, यदि उस
पत्तियों को खाने में असमर्थ है, लेकिन उसकी संतान यदि वो मतलब कोशिश कर रहा है कि वो उस पत्तियों को पहुंच जाए, ऐसे निरंतर प्रयोग करते रहने से उसकी मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन आने वाली उसकी जो संतानें रहेगी वो और थोड़ी लंबे गर्दन की प्राप्त हो सकती है, ऐसा उनका कहना था। इसके फलस्वरूप नई जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लैब सॉरी लैमार्क ने अपने सिद्धांत को मुख्यतः जिराफ के विकास द्वारा समझाया। एक लैमार्क जी ने जो थे अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो जिराफ के जरिए प्रतिपादित किया था। ठीक है, लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज की गर्दन छोटी थी, वातावरण में परिवर्तन के कारण वनस्पतियों की कमी होती गई और जिराफ के पूर्वजों को वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए गर्दन ऊपर करनी पड़ती थी। इसके फलस्वरूप गर्दन तथा अगली टांगों पर निरंतर खिंचाव के कारण गर्दन व अगली टांगें लंबी होती गई। यह उदाहरण अंगों के लगातार प्रयोग से उनके विकसित होने का उदाहरण है या फिर होने का है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेमार्क ने सर्पों में टांगों के विलुप्त होने का दिया। लेमार्क जी ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो केवल जिराफ पर ही नहीं बल्कि सर्पों पर भी किया था। उन्होंने सर्पों पे मतलब उनकी जो टांगे जो होती थी, पहले नंबर सर्वप्रथम उनकी जो टांगे होती थी वो अपने बिलों में घुसते थे, तो उनकी टांगों की वजह से उन्हें मतलब बहुत ही असमय मतलब महसूस होता था, मतलब वो घुसने में असमर्थ होते थे। तो वो निरंतर प्रयोग करते रहे। ठीक है, ऐसा ऐसा करते रहने से वो क्या हुआ, उनकी जो टांगे होती थी वो विलुप्त होती गई और वो बिना टांगे वाली, ठीक है, और उनकी संतानें जन्मजात हो गई। ठीक है, यानी कि अपने मतलब चली आती रही है। ठीक है, इस प्रकार से सर्पों के पूर्वजों में टांगे पाई जाती थी। सांप बिल में रहते थे, बिल में घुसते समय तथा झाड़ियों से गुजरते समय टांगे जो रुकावट डालती थी, सर्पों ने इनका उपयोग करना छोड़ दिया, जिसके कारण पैर व मेखला धीरे धीरे छोटे होते चले गए और अंततः विलुप्त हो गए। अंगों का विलुप्त होना अनुपयोग का उदाहरण है। बोया प्रजाति के सर्पों में श्रेणी मेखला के अवशेष की उपस्थिति इसे प्रमाणित करती है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो उत्परिवर्तनवाद के ऊपर रहेगा। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसी के बारे में देखेंगे, इसका सिद्धांत किस प्रकार से था, नहीं किस प्रकार से प्रतिपादित नहीं था, किस प्रकार से प्रतिपादित किया था इन्होंने। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा। वीडियो को बने रहिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।